इतिहास के पन्नों में छपे कुछ केसेस सच में इतने खौफनाक हैं कि उनका जिक्र आते ही रूह कांप उठती है। आज हम जिस चर्चा में उतरने वाले हैं वो एक ऐसे ही रहस्यमयी और बेहद बेरहम दरिंदे की कहानी है। एक ऐसा साया जो सिर्फ अंधेरे का फायदा उठाता था और बिल्कुल खामोशी से मौत बांटता था। तो आइए बिना वक्त गवाए इस भयानक सच के गहरे अंधेरे में चलते हैं। तारीख थी 9 सितंबर 1973। जगह थी राजस्थान का श्री गंगानगर। सोचिए, एक पवित्र गुरुद्वारा जहां सुबह की शांति होनी चाहिए, वहां अचानक एक खौफनाक सन्नाटा छा गया। जब श्याम सिंह नाम का एक शख्स वहां सफाई करने पहुंचा तो उसे कुछ अजीब लगा। दरवाजे पर एक ऐसी खामोशी थी जो चुभने वाली थी। पर जैसे ही दरवाजा खुला, अंदर का नजारा किसी के भी रोंगटे खड़े करने के लिए काफी था। 3 केयरटेकर्स अपने बिस्तर पर खून से लथपथ पड़े थे। कमरों के ताले बुरी तरह टूटे हुए थे। सारा सामान यहाँ वहाँ बिखरा पड़ा था। लेकिन सबसे ज्यादा डरावनी बात सामान का बिखरना नहीं था, वो था उन पर किया गया वार। सभी को बिल्कुल ठीक कान के नीचे एक भारी हथियार से ऐसी बेरहमी से मारा गया था कि करतार सिंह और मदा सिंह की तो मौके पे ही जान चली गई। वहां सिर्फ वजीर सिंह जिंदा बचे थे, लेकिन दुर्भाग्य से उनकी आंखों की रोशनी नहीं थी, इसलिए वो उस हमलावर को देख नहीं पाए। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये था कौन? लोग खौफ के मारे इस अनजान साये को एक नाम देने लगे, कनपट्टी मार, यानी वो जो ठीक कान के नीचे कनपट्टी पर वार करता था। एक अजीब सा साया जो रात के घने अंधेरे में सिर्फ एक कंबल ओढ़कर निकलता था। ये आतंक इतना बड़ा हो गया था कि उस दौरान राजस्थान, हरियाणा और पंजाब में डर के मारे परिवार के परिवार रात को एक ही कमरे में सिमटकर सोने लगे थे। किसी को नहीं पता था कि अगला शिकार आखिर होगा कौन। द स्मोक स्क्रीन ऑफ वॉर। अब चर्चा इस बात पर आती है कि इसे इतने लंबे वक्त तक छुपने और मौत का खेल खेलने का मौका आखिर मिला कैसे? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था, युद्ध की धुंध और देश पर मंडराता एक अलग ही डर। दौर 1970 के दशक की शुरुआत का था। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध का खतरा तेजी से मंडरा रहा था। जाहिर है, पूरे देश की पुलिस और प्रशासन का सारा ध्यान सीमा पर होने वाले तनाव पर ही था। दंगे, असुरक्षा, इन सब के चलते उनके पास इतने संसाधन ही नहीं बचे थे कि रात के अंधेरे में हो रहे इन हमलों पर किसी का ध्यान जाए। और यही राष्ट्रीय असुरक्षा एक ऐसी घनी धुंध बन गई जिसके पर्दे के पीछे यह आतंक बिना किसी रोक-टोक के अपना खूनी खेल खेलता रहा। और इस चूक का नतीजा क्या निकला? 72 मौतें। जी हाँ, 72। सिर्फ 1971 से 1973, इन 2 सालों के भीतर लगभग 72 लोग इस खामोश मौत का शिकार बन चुके थे। ये एक ऐसा आंकड़ा है जो अंदर तक हिलाकर रख देता है। इतनी बड़ी संख्या में लोग मारे जा रहे थे, खून बह रहा था और किसी को कानों कान खबर तक नहीं थी कि उनका कातिल आखिर दिखता कैसा है। द मेकिंग ऑफ अ क्रिमिनल। लेकिन देखिए, कोई भी कातिल पैदा नहीं होता, वो बनता है। इन परिस्थितियों को समझने के लिए हमें 1952 के अतीत में चलना होगा और इस कंबल वाले साये के असल रूप, उसके आगे के सफर को समझना होगा। आखिर एक अपराधी का जन्म होता कैसे है? ये कहानी है शंकर प्रजापति की, जिसका जन्म 1952 में जयपुर के एक आम मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। शुरू से ही पढ़ाई लिखाई में उसका बिल्कुल कोई मन नहीं लगता था। इस बात से उसके घरवाले इतने नाराज हुए कि उन्होंने उसे किसी भी तरह की मदद या पैसे देना पूरी तरह बंद कर दिया। नतीजा, 1960 के दशक तक आते आते अपनी छोटी मोटी जरूरतों के लिए उसने चोरी चकारी का रास्ता अपना लिया। कभी मंदिर की दान पेटी तो कभी पड़ोसियों के घर। हालात इतने खराब हो गए कि 1970 आते आते परिवार ने उसे खुद से पूरी तरह बेदखल कर दिया। सबसे टूटकर वो श्रीकरणपुर चला गया। एक छोटी सी बेरुखी और अपेक्षा किस तरह किसी को पतन की तरफ धकेल सकते हैं, ये उसका एक जीता जागता उदाहरण है। अगर समाजशास्त्र यानी सोशियोलॉजी की भाषा में कहें तो इसे लेबलिंग थ्योरी ऑफ क्राइम कहते हैं, यानी अपराध का थप्पा। होता क्या है कि जब समाज किसी पर एक बार अपराधी होने का लेबल लगा देता है तो उस इंसान के आगे भी जुर्म करने के आसार बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। शंकर के केस में भी ठीक यही हुआ। समाज का तिरस्कार और अपनों से मिली धुतकार, इसने उसे सामान्य जीवन से हमेशा के लिए काट दिया। उसकी गलतियों पर उसे सुधारने का कोई मौका नहीं मिला, बल्कि इस थप्पे ने उसे अंधेरे की ऐसी गहराई में धकेला जहां से वापसी नामुमकिन थी। द इन्वेस्टिगेशन ब्रेक थ्रू।
अब कहानी वापस आती है 1973 के उसी खौफनाक गुरुद्वारा क्राइम सीन पर, जहां से इस साये का उल्टा काउंटर शुरू हुआ। ये वो वक्त था जब पुलिस को जांच में एक बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली थी। तो गुरुद्वारा हत्याकांड वाली जगह पर पुलिस को आखिर मिला क्या? खून से सने हुए कदमों के निशान, एक बिखरे हुए टिन के बक्से पर कुछ उंगलियों के निशान और एक चश्मदीद गवाह। उस गवाह ने एक अनजान व्यक्ति को भटिंडा की तरफ जाने वाली रेलवे ट्रैक पर जाते हुए देखा था। अब देखिए, उन दिनों भारत में फिंगरप्रिंट्स जैसी आधुनिक फोरेंसिक जांच आज की तरह इतनी एडवांस तो थी नहीं, इसलिए शुरुआत में वहां से कोई खास मदद नहीं मिली। लेकिन एक छोटी सी डिटेल थी, उस अनजान व्यक्ति ने एक रेलवे टिकट खरीदा था, और बस उस एक टिकट ने इस पूरी कहानी का, इस पूरी जांच का रुख भटिंडा की तरफ मोड़ दिया। ये एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। यहाँ उस दौर की पुलिस स्ट्रैटेजी की तारीफ करनी बनती है। एसपी श्याम प्रताप सिंह ने एक काबिले तारीफ कदम उठाया। उन्होंने कनपट्टी मार के हमले में बचे हुए सभी लोगों को ढूंढा और उन्हें अलग अलग कमरों में बिठाया। बिना किसी आपसी संपर्क के सबके अलग अलग बयान दर्ज किए गए और स्केच आर्टिस्ट से चेहरे के रेखाचित्र बनवाए गए। सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या थी? सभी विक्टिम्स द्वारा बताए गए चेहरे एक दूसरे से बिल्कुल हूबहू मेल खाते थे। आखिर में एक फाइनल स्केच बनाकर उसे 3 राज्यों के अलग अलग पुलिस स्टेशंस में बांट दिया गया। सोचिए, ऐसे दौर में जब मोबाइल और इंटरनेट नहीं थे, ऐसी बारीक और सटीक कार्रवाई उस कातिल तक पहुंचने की सबसे अहम कड़ी बन गई। और आखिरकार ये मेहनत रंग लाई। तारीख थी 3 जुलाई 1974। भटिंडा रेलवे स्टेशन पर एक आम सा रिक्शा चलाने वाला पकड़ा गया, जिसका नाम था रतन लाल। लेकिन जब कड़ी पूछताछ हुई तो जो सच सामने आया उसने सबको चौंका दिया। ये रतनलाल कोई और नहीं बल्कि वही शंकर था जो सालों पहले अपने परिवार से ठुकराया गया, अलग थलग पड़ा चोर था। कानून का शिकंजा अब उस आतंक पर पूरी तरह से कस चुका था। द चिलिंग कन्फेशन। पकड़े जाने के बाद जब पूछताछ का सिलसिला आगे बढ़ा तो जो बयान सामने आए वो किसी का भी दिल दहला देने के लिए काफी थे। यहां से उस मॉन्स्टर के दिमाग का असली और खौफनाक खेल सामने आता है। शंकर के कबूलनामे कितने भयानक और हैरान करने वाले थे, इसकी कल्पना करना भी मुश्किल है। उसने कानून के सामने ठंडे दिमाग से मान लिया कि उसने 72 से ज्यादा लोगों की हत्या की है, और ऐसे न जाने कितने हमले हैं जिन्हें तो कभी रिपोर्ट तक नहीं किया गया। उसका मारने का तरीका बिल्कुल रैंडम था। कोई एक तय हथियार नहीं था, बस जो भी भारी चीज आसानी से मिल जाती उसी से सीधा वार कर देता। और इन सब के पीछे मकसद जानते क्या था? गुरुद्वारे वाले उस बेरहमी भरे हमले में उसे क्या मिला था? सिर्फ 19 रुपए। सिर्फ 19 रुपए के लिए 3 जानें ले ली गई। और सबसे अजीब बात तो ये थी कि हर हत्या के बाद वो हरिद्वार जाकर गंगा नदी में स्नान करता था, ताकि वो अपने इन सो कॉल्ड पापों को धो सके। इस लेवल का अहंकार और ऐसी मानसिकता बहुत डराती है। एक बयान था उसका, उनकी चीखें मुझे संगीत की तरह लगती थीं। ये लफ्ज थे उस दरिंदे के। एक बात साफ थी कि हत्या करना उसके लिए सिर्फ चोरी या पैसे के लिए नहीं था, बल्कि एक नशा बन चुका था। दूसरों की जान लेना, उनका दर्द में तड़पना, उसके लिए एक शौक और एडिक्शन बन गया था। ये कोई सामान्य अपराध नहीं था, ये बेहद बेहद डरावना था। जस्टिस एंड मोटिव। अब जब ये सारे खौफनाक जुर्म और उसके पीछे का रहस्य खुलकर सामने आ गया था, तब देश की कानूनी प्रक्रिया ने अपनी रफ्तार पकड़ी। आइए देखते हैं कि इसे इसकी मंजिल तक कैसे पहुंचाया गया। इतने बड़े और संगीन पैमाने पर हुए जुर्मों के खिलाफ हमारी न्यायिक प्रणाली यानी जस्टिस सिस्टम ने उस वक्त बेहद तेजी से काम किया। एक नई नियुक्त हुए वकील मनीराम जलपा जी की पैरवी और शंकर के अपने गुनाह कबूल करने के चलते सिर्फ कुछ ही महीनों में फैसला आ गया। 27 जून 1975 को श्री गंगानगर सेशंस कोर्ट ने उसे मृत्युदंड की सजा सुनाई। फिर 5 मई 1976 को राजस्थान हाई कोर्ट ने भी इस सजा को बरकरार रखा, और उसके ठीक 11 दिन बाद 16 मई 1976 को जयपुर में उसे फांसी पर लटका दिया गया। भारत के इतिहास में इतनी तेजी से इंसाफ मिलना वाकई एक असाधारण बात थी, और उस दौर के उन भयानक जुर्मों का ये सबसे बड़ा और कड़ी आवाज में जवाब था। फांसी के फंदे पर चढ़ने से ठीक पहले उस शख्स ने कुछ कहा। उसके आखिरी शब्द थे, मैंने बिना किसी वजह के बहुत से लोगों को मारा है, अब मेरे जैसा मत बनना। ये आखिरी क्षण अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं। शायद उस एक पल के लिए उसे इस बात का पछतावा था कि उसने जो खून खराबा किया उसका कोई ठोस मकसद था ही नहीं। ये एक ऐसी मानसिकता की दास्तान है जो समाज द्वारा छोड़ दिए जाने पर अंधेरे की तरफ इतनी आगे बढ़ चुकी थी कि वहां से लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा था।
इस विश्लेषण, इस अंधेरे सफर को यहाँ खत्म करने से पहले एक आखिरी और बहुत ही चुभने वाले सवाल पर विचार करना जरूरी है। अगर कनपटी मार जैसा कातिल आज के दौर में अपना आतंक फैलाता, तो क्या वो आधुनिक न्याय प्रणाली की कमजोरियों का फायदा उठाकर पकड़े जाने से बच निकलता, या फिर हमारी एडवांस तकनीक और फोरेंसिक्स उसे बहुत पहले ही पकड़ लेती? ये थोड़ा बेचैन करने वाला ख्याल जरूर है, पर यह हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर आज हमारा कानून और समाज